हेलो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास 10th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आज आपका क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने पिछले चैप्टर में देखा एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड किस तरीके से डिवाइडेड हैं। अब जो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ है एलिमेंट्स का, उसे वो किस पार्ट में डिवाइड हुआ है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के। मेटल्स आपको पता है, आपको क्लास 9th में पढ़ा होगा कि मेटल्स उसे कहते हैं जो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता हो और मैलिएबल एंड डक्टाइल हो और ब्रिटल ना हो। तो मैलिएबल किसे कहते हैं, सबसे पहले देख लें मैलिएबल किसे कहते हैं। मैलिएबल उसे कहते हैं जब किसी भी सब्सटेंस को हैमरिंग करके उसको थिन शीट्स बनाया जाए विदाउट ब्रेकिंग इट, मतलब इसको बिना तोड़े हुए हैमर करके उसको थिन शीट्स में बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, मैलिएबल कहते हैं। अब दूसरा टर्म है डक्टाइल उसे कहते हैं जब किसी भी सब्सटेंस को उसको स्ट्रेच करके थिन वायर्स बना जाए, तो उसे क्या कहते हैं, डक्टाइल कहते हैं। फिर थर्ड है ब्रिटल का मतलब होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस को बीट करके उसे पीसेस में बनाया जाए, तो उसे क्या कहते हैं, ब्रिटल कहते हैं। तो ये तीनों टर्म्स हैं जो कि ये मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल एंड नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल बट ब्रिटल। ये हो गया मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए कुछ खास बातें। मेटल क्या हो जाएगा, मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। और नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये हो गया मेटल और नॉन मेटल्स की डिफिनीशन हो गई। अब मेटल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये मेटल्स के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एक्सेट्रा, ठीक। ये मेटल्स के एग्जाम्पल हो गए। नॉन मेटल के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एक्सेट्रा। ये हो गया नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स। मोस्ट अबेंडेंट मेटल अर्थ क्रस्ट पे कौन कौन से हैं, तो मोस्ट अबेंडेंट मतलब जो ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, मोस्ट अबेंडेंट मेटल्स ऑन अर्थ क्रस्ट। तो सबसे ज़्यादा अबेंडेंट कौन सा है, वो है एल्यूमिनियम, ठीक। सेकंड है आयरन, थर्ड है कैल्शियम, फोर्थ है सोडियम, फिफ्थ है मैग्नीशियम। ये अर्थ क्रस्ट के जो मोस्ट एबंडेंट मेटल्स हैं। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। किस लिए लूज करता है, टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज के लिए सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो पॉजिटिव चार्ज को गेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है। मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट वो क्या हो जाएगा? मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मोस्ट एबंडेंट नॉन मेटल्स ऑन द अर्थ, ये हो जाएगा। अब हम लोग ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। अब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो जाएंगी मेटल्स और नॉन मेटल्स की? तो क्या हो गया, मेटल्स के लिए इधर लिख देते हैं और नॉन मेटल्स इधर हो जाता है, नॉन मेटल्स। ठीक, ये हो गया। इधर हम सीरियल नंबर लिख देते हैं। तो फर्स्ट क्या आपको बताया गया था डेफिनेशन में कि मेटल्स आर, इसमें लिखते हैं इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल वेयर नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल एंड नॉन डक्टाइल। ये हो गया नॉन मेटल्स। सेकंड है गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और नॉन मेटल्स क्या हो जाएगा? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हो जाएगा। नॉन मेटल्स केस में सिर्फ ग्रेफाइट ही एक ऐसा एक्सेप्शन है जो नॉन मेटल होकर भी ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता है। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी। इट इज लस्ट्रस। लस्ट्रस मतलब शाइनी विच कैन बी पॉलिश्ड। whereas non-metals are non-lustrous. They cannot be polished. नॉन मेटल्स पॉलिश नहीं किया जा सकता। फोर्थ है मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, मतलब इट इज सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, whereas non-metals are it is solid. It may be solid, liquid or gas at room temperature. ये हो गया इसकी चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट है मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड टफ। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड नॉट टफ. इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग एंड नॉट टफ. ये हो गया इसकी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई।
अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो इधर मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगी और इधर नॉन मेटल्स की हो जाएगी। ठीक, यहाँ सीरियल नंबर हो जाएगा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, एसिडिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल ऑक्साइड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। दो इस तरीके से ये बनाएगा। और ये जो इसका नॉन मेटल्स का एग्जांपल हो जाएगा वो कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस वाटर, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। या फिर मेटल जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस भी इसमें इवॉल्व करेगी। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट होगा तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट होगा तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। और नॉन मेटल केस में नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये हो गया सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो ये होगा कि पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब 2KH, 2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस उसमें क्या इवॉल्व होगी, हीट भी इवॉल्व होगी हाइड्रोजन गैस के साथ साथ। तो ये हो जाएगा सेकेंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये है, जब मेटल डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है, मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये फॉर्म करेगा। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड, डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स, ये हो जाएगा थर्ड नॉन मेटल्स। फोर्थ है मेटल्स के, मेटल जब साल्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो मेटल प्लस साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, इसको बी नाम दे देते हैं, इस मेटल को ए नाम दे देते हैं। तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, तो ये साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा, साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए बन जाएगा और प्लस मेटल बी सेपरेट हो जाएगा, मेटल बी जो है वो सेपरेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट है, एग्जांपल में कॉपर सल्फेट जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर अलग हो जाएगा। इस तरीके से ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे अगर एक रिएक्टिविटी सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसमें
ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी। इस तरीके से जब आप लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे तो इसकी जो केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। केमिकल रिएक्टिविटी है वो डिक्रीजिंग हो रहा है। तो इधर जब आप राइट साइड में जाएंगे तो केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। इसका मतलब अभी कॉपर जो है वो ये जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा था, तो इधर जब जाएगा तो कॉपर की रिएक्टिविटी जिंक से कम होती है। इस वजह से जो सल्फेट था वो जिंक के साथ प्रोडक्ट बना लिया और कॉपर सेपरेट हो गया। तो ये हो गया आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। अब एक टर्म है एक्वा रिजिया का, ये मिक्सचर है 1 मोल ऑफ, मतलब ये नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड प्लस रेशियो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका जो रेशियो होता है 1:3 होता है। मतलब नाइट्रिक एसिड का जो पार्ट होता है 1 पार्ट होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट होता है। जब इन दोनों का मिक्सचर होता है तो उसी को क्या कहते हैं, एक्वा रिजिया कहते हैं। फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन क्या बनाएगा, आयनिक क्लोराइड बनाएगा। ठीक है, जो एग्जाम्पल है जैसे Na+Cl, तो ये क्या बना रहा है, NaCl। ये आयनिक क्लोराइड है क्योंकि इसके बीच पे जो बॉन्ड बन रहा है वो आयनिक बॉन्ड बन रहा है। मतलब ये इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र होने की वजह से बॉन्ड बन रहा है। जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी नॉन मेटल्स में वो ये थी कि जब कोई मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या करता है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। जो एग्जाम्पल है वो ये है कि सोडियम ब्रोमाइड NaBr प्लस अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, 2 मोल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, Cl2 2NaCl प्लस ब्रोमीन अलग हो जाएगा। इस तरीके से जो क्लोरीन है वो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल है देन ब्रोमीन, इसलिए वो इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है। और इसको जो फिफ्थ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है कि जब मेटल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो आयनिक क्लोराइड बनाता है, और जब नॉन मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनाता है, क्लोरीन कोवैलेंट क्लोराइड्स बनाता है। कोवैलेंट क्लोराइड्स मतलब उसमें आयनिक क्लोराइड बन रहा है तो इसमें कोवैलेंट क्लोराइड बनेगा। कोवैलेंट क्लोराइड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो, जबकि एक दूसरे से शेयर करें, तब जाके ये कोवैलेंट क्लोराइड बनेगा। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, 2 मोल ऑफ HCl बनाएगा। अब 6 प्रॉपर्टी है कि जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटल प्लस हाइड्रोजन, मेटल हाइड्राइड्स बनाएगा। एग्जाम्पल में सोडियम जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, 2NaH, ये मेटल हाइड्राइड बनाया। अब इसमें जब नॉन मेटल जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाएगा। एग्जाम्पल्स N2+3H2 क्या बना रहा है, 2NH3। अमोनिया बना रहा है, ये हो गया, ये अमोनिया क्या है, कोवैलेंट हाइड्राइड्स है। इस जो प्रोसेस है जब नाइट्रोजन 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो रिएक्शन होता है इसको क्या कहते हैं,
हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। हैबर्स, HABERS, हैबर्स प्रोसेस कहते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। इसका जो फॉर्मेशन है अमोनिया का, वो एग्जाम्स में लगभग 70% इसका चांस है कि वो एग्जाम्स में आए। यूजेज ऑफ मेटल्स में आपके डेली लाइफ में आप वायर्स में यूज़ करते हैं। वायर्स एल्युमिनियम का, जिंक का, अलग अलग तरीके के वायर यूज़ करते हैं मेटल्स के रूप में। और आयरन यूज़ करते हैं एज ए कैटलिस्ट इन केमिकल रिएक्शंस। लेड मेटल यूज़ करते हैं कार की बैटरी बनाने के लिए। और जिंक यूज़ करते हैं गैल्वेनाइजेशन के लिए, वो कोरोजन या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन से बचाने के लिए। नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन हम यूज़ करते हैं हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, किसके लिए? वेजिटेबल ऑयल्स के लिए। और लिक्विड हाइड्रोजन किस में यूज़ किया जाता है? रॉकेट को फ्यूल भरने के लिए। ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज्ड एज फूड प्रिजर्वेटिव्स, मतलब जो चिप्स के पैकेट्स में जो रैंसिडिटी से बचाता है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं? मतलब जैसे इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस हम इस तरीके से याद किए कि ही, नी, आर, कर, एक्स, रन, मतलब हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन। इस तरीके से मैंने इसको याद किया हुआ है। तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस होगी वो ये कि हीलियम सिर्फ ऐसा नोबल इनर्टनेस गैस है जिसमें सिर्फ इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो स्टेबल है। नियॉन का क्या होता है? 2-8 होता है। आर्गन का 2-8, 8-8। क्रिप्टन का क्या होता है? 2-8, 18 और 8। इसमें हो जाएगा 2-8, 18, 8। इसमें हो जाएगा 2-8, 18, 32, 18, फिर 8। जो सभी इनर्टनेस गैस हैं उनकी आप अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि लास्ट जो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेल्स में वो कंप्लीट है। इस वजह से ये इनर्ट है। और सभी मेटल्स या नॉन मेटल्स ऑक्यूपाई करते हैं खुद को क्या करने के लिए? स्टेबल करने के लिए। बॉन्ड, अब एक टर्म है बॉन्ड। बॉन्ड जो है द लिंक्स बिटवीन 2 एटम्स और आयंस इज नोन एज बॉन्ड, मतलब इट इज अ लिंक बिटवीन 2 एटम्स और आयंस। ये किसी एटम्स या फिर किसी आयंस के बीच में जो लिंक्स होता है उसे बॉन्ड कहते हैं। एक एटम इनर्ट गैस अचीव करने के लिए 3 प्रोसेस के द्वारा वो इनर्ट हो सकता है, जैसे बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या सेकेंड हो गया बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और थर्ड हो गया बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इन 3 प्रोसेस के द्वारा, इन 3 मेथड के द्वारा एक कोई भी एटम वो इनर्ट गैस के बराबर हो सकता है। आयंस किसे कहते हैं? द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज आयंस। अब आयंस जो है 2 पार्ट में है, 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट क्या है? कैटायन, और सेकेंड क्या है? एनायन। कैटायन जिसके पास, जिस पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज हो उसे कैटायन कहते हैं, और जिस पार्टिकल के पास नेगेटिव चार्ज हो उसे एनायन कहते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज कब फॉर्म होगा? जब ये क्या करेगा? बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। जब हम इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? कैटायन मिलेगा। और जब हम इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनायन मिलेगा। शेयरिंग वो बाद में बताया जाएगा। तो जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें सोडियम, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2-8-1, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम लूज कर देते हैं तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने बचेंगे? 8 बचेंगे। तो किसके बराबर हो जाएगा? 2-8 नियॉन के बराबर में हो जाएगा। तो अगर इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन करते हैं तो क्या बचा? Na+
फिर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसके जो कितने इलेक्ट्रॉन बचा 2 8, इसका आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बचे 8, और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या है, एक केटायन है, और 2 8 होने की वजह से किसके बराबर पहुंच गया, इनर्ट गैस के बराबर, इनर्ट गैस के बराबर, वो भी किसके, नियॉन के बराबर पहुंच गया। अब एनायन कैसे बनता है, जैसे एनायन किस तरीके से बनता है, गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जैसे हम क्लोरीन ले लेते हैं, क्लोरीन, ये मान लेते हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 8 7। तो अगर आप इसको लूज करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी इसको यहाँ से लूज करने के लिए। तो इसी वजह से ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्योंकि लूज करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए ज़्यादा एनर्जी ज़रूरत होगी और कम एनर्जी लगेगी उसको एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में। इस वजह से जब ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तब ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा 2 8 8, मतलब 7 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा लास्ट आउटर मोस्ट शेल में, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और 8 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से इसका जो आउटर मोस्ट शेल की जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीशन वो कंप्लीट हो गई, किसके बराबर हो गया, ये इनर्टनेस आर्गन के बराबर हो गया। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये क्या है, एक एनायन है ये। तो इस तरीके से एनायन फॉर्म होता है और वो केटायन फॉर्म होता है। अब बॉन्ड का आपको क्या बताया गया था, इट इज़ ए लिंक बिटवीन 2 आयंस, या फिर एटम के बीच में जो लिंक होता है उसे बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। फर्स्ट है आयनिक बॉन्ड, और सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक, आयनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, जब कोई भी केमिकल बॉन्ड किसी एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जैसे ये Na+ है और ये Cl- है, तो जब ये इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। तो किस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से ये आयनिक बॉन्ड बनेगा। आयनिक बॉन्ड में ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। मतलब ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनर, और ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिसीवर। इस तरीके से आयनिक बॉन्ड बनता है। सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड किस वजह से बनता है, वो भी आपको जो एक हेडिंग बचा हुआ था कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था, उसको अभी आपको नहीं बताया गया था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवैलेंट बॉन्ड किस वजह से बनता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है। और कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, क्या है, सिंगल बॉन्ड, सेकेंड है डबल बॉन्ड, थर्ड है ट्रिपल बॉन्ड। इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं। एक टर्म है इलेक्ट्रॉन डॉट प्रोडक्ट। इलेक्ट्रॉन डॉट प्रोडक्ट इसे कहते हैं। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 7 है। 7 जो है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके चारों तरफ जो कितने डाट होंगे, 7 डाट होंगे, 2 4 2 6 और 1 ये रह जाएगा। तो अगर सोडियम आपको देख लें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 2 8 1। इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितना डॉट रहेगा, 1 रहेगा। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन अलग है, ये इलेक्ट्रॉन अलग है, इन दोनों के आपस में क्या इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। इस वजह से जो ये बॉन्ड बनता है उसे कैसा बॉन्ड कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब ये कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना तो किसका एग्जाम्पल हो गया, ये सिंगल बॉन्ड का एग्जाम्पल हो गया। अब सेकंड है डबल बॉन्ड कब बनता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है,
जैसे इसमें एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा था, अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये मान लेते हैं कोई एटम ए है, ये बी है, अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के मान लेते हैं ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब ये 2 पेयर इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, जब ये डबल बॉन्ड बनता है तो क्या कहते हैं, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। इसका जो एग्जांपल है ऑक्सीजन ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 6, मतलब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने डाट रहेंगे 6, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6, दूसरा क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6, तो ये इसके साथ शेयर हो जाएगा, इसके साथ शेयर हो जाएगा। जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड तैयार हो रहा है। अब थर्ड है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। थर्ड क्या है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड जैसा कि नाम से क्लियर है कि जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर हो तो तब क्या बनता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी 2 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में रहेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन हमेशा इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जब दूसरा नाइट्रोजन रहेगा उसमें भी 5 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो ये 3 डाट, ये इसके साथ शेयर हो गया, ये इसके साथ शेयर हो गया, इसके साथ, तो नाइट्रोजन जब बॉन्ड बनेगा तो किस फॉर्म में बनेगा, ये नाइट्रोजन ये ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में ये बनेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड में डिफरेंस क्या है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को आयनिक कंपाउंड की कंपैरिजन में कम कंडक्ट करता है। क्यों कम करता है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में जो चार्जेस होते हैं प्लस और माइनस की वजह से होते हैं, प्लस और माइनस चार्ज होने की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को अच्छा कंडक्ट करते हैं, जबकि कोवैलेंट में प्लस और माइनस साइन नहीं रहता है, इसलिए बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है आयनिक कंपाउंड का वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कोवैलेंट बॉन्ड के कंपेरिजन में। इस तरीके से इसकी कई प्रॉपर्टीज़ हैं। अर्थ इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ मेटल्स, मतलब आप अर्थ की क्रस्ट से मेटल्स जो है अकर करता है, जैसे जो मिनरल्स और ओर्स होते हैं, मिनरल्स एंड ओर्स। मिनरल्स किसे कहते हैं, मिनरल्स आर द नेचुरल मटेरियल्स इन विच मेटल्स और देयर कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इज नोन एज मिनरल्स। और ओर्स किसे कहते हैं, जो मिनरल्स होता है अगर उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करें मतलब अलग करें तो उसे क्या कहते हैं, ओर्स कहते हैं। बाय कन्वीनियंटली और प्रॉफिटेबली, अपने प्रॉफिट के लिए या फिर कन्वीनियंट के लिए जब किसी भी मिनरल से मेटल्स अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। अब एक टर्म है कोरोजन। कोरोजन किसे कहते हैं, जब कोई भी मेटल किसकी प्रेजेंस में छोड़ दिया जाता है, एयर या फिर मॉइस्चर की वजह से, तो उसमें एक क्या होती है, लेयरिंग हो जाती है रेड ब्राउन कलर की, तो उसका जो अपीयरेंस होता है वो खराब हो जाता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंग लगना इज द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। मतलब जब आयरन को किसके प्रेजेंस में छोड़ देते हैं, एयर, मॉइस्चर या फिर वाटर के कांटेक्ट में कुछ दिन छोड़ देते हैं तो उसमें क्या रेड ब्राउन की एक लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से वो वीक हो जाता है और उसका अपीयरेंस ख़राब हो जाता है। तो उसे किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, तो किस वजह से, पेंटिंग करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन की वजह से कर सकते हैं, और ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके उसे हम लोग रिमूव कर सकते हैं ताकि वो इस तरीके का ना हो। अब एक टर्म आता है लास्ट में, एलॉय किसे कहते हैं। एलॉय जो है एक होमोजेनस मिक्सचर है 2 या 2 से अधिक मेटल्स का, या फिर हो सकता है मेटल्स उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स हो, तो उसके होमोजेनस मिक्सचर्स को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं।
एलॉय जो है हार्डर देन मेटल्स होता है, मेटल से ज़्यादा हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि ये कई मेटल्स के मिक्सचर से मिलके बना होता है। ये हार्ड होता है और स्ट्रांग होता है और रेजिस्ट करता है कि उसमें जल्दी एलॉय में कोरोजन बहुत कम ही लगता है। और फोर्थ है एलॉय की जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या करता है, वो लोअर करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स को। जिस जिस जो मेटल से मिलकर बना होता है उसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है उसको कम करता है। इस तरीके से एलॉय की प्रॉपर्टी हो गई और ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया।